नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मर कपलिंग क्या होती है उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जैसे ये हमारा फर्स्ट एम्पलीफायर है, ये हमारा सेकंड एम्पलीफायर है। अगर फर्स्ट एम्पलीफायर का आउटपुट सेकंड एम्पलीफायर के इनपुट में दे दें तो उसे हम कैस्केड कनेक्शन कहते हैं। विद हेल्प ऑफ कैस्केड कनेक्शन जो हमारे एम्पलीफायर्स कनेक्ट होते जाते हैं उन्हें हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग है यानी पहली स्टेज का एम्पलीफायर और दूसरी स्टेज के एम्पलीफायर के बीच में जो कनेक्शन है वो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से कनेक्शन है। तो ये जो है दोस्तों, ये हमारा है प्राइमरी कॉइल और यहाँ जो है वो है हमारा सेकेंडरी कॉइल। तो जो प्राइमरी कॉइल है वो आपका फर्स्ट स्टेज की तरफ है और जो आपका सेकेंडरी कॉइल है वो आपका सेकेंड स्टेज की तरफ है। तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग को समझने के लिए आपको बेसिक समझना ज़रूरी है। जो भी ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों, उसकी दो आपकी कॉइल्स होती हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी कॉइल्स, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल्स। जनरली जो इनपुट्स हैं वो हम प्राइमरी कॉइल्स पे डालते हैं और आउटपुट्स हम सेकेंडरी कॉइल से लेते हैं। जो आपकी प्राइमरी कॉइल्स है लेट अस से उसके पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी कॉइल्स है N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर आपके N2 बड़े हो जाते हैं तो उसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं और अगर आपका N1 N2 से बड़ा है तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है वो मैं बताना चाहता हूँ। लेट अस से ये हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर है, N1 प्राइमरी कॉइल जो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N2 सेकेंडरी कॉइल्स है उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जो सेकेंडरी कॉइल्स है वो एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है RL, जिसको मैं लोड रेजिस्टेंस कहता हूँ। जो प्राइमरी कॉइल है वो आपकी एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है, उस सोर्स का अपना रेजिस्टेंस R0 है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में अगर सेकेंडरी कॉइल्स पे कोई आपका लोड रेजिस्टेंस है तो उस लोड रेजिस्टेंस का रिफ्लेक्शन प्राइमरी कॉइल्स पे भी हम डाल सकते हैं। वो क्या होगा, RL आपका प्राइमरी कॉइल्स पे आ जाएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला N1 अपॉन N2 होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई विद RL। अगर ऐसा है तो वो वैल्यू आपकी प्राइमरी कॉइल्स के यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से RL उठ के प्राइमरी कॉइल्स पे आ गया है, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड लोड RL डैश। ठीक है, अब ये आपका सेकेंडरी कॉइल्स ओपन सर्किट्स की तरह आपको दिखेगा और प्राइमरी कॉइल्स में जो आपका लोड रेजिस्टेंस था उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। RL डैश की वैल्यू क्या होगी, वो होती है N1 अपॉन N2 होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई विद RL। तो ये आपका वैल्यू है। अब बात करते हैं कि ये जो सोर्स यहाँ कनेक्टेड था, सोर्स का अपना रेजिस्टेंस R0 है, यहाँ पे आपका RL डैश आ चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि सोर्स के पास जितनी पावर है मैक्सिमम पावर वो RL डैश के अक्रॉस ट्रांसफ़र करे तो डेफिनेटली इन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो टेक्निकली फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र R0 हैज़ टू बी इक्वल टू RL डैश। तो RL डैश का जो एक्सप्रेशन यहाँ मिला उसको इक्वल टू R0 पुट करें, यानी N1 अपॉन N2 होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई RL दैट इज इक्वल टू R0। यहाँ से N1 अपॉन N2 की वैल्यू निकालेंगे तो R0 अपॉन RL अंडर द रूट, ये एक्सप्रेशन आपका मिल जाएगा। दोस्तों, यही एक्सप्रेशन है जो आपका किसी भी टाइप का इम्पीडेंस मैचिंग कराने के काम आता है। अब वो देखते हैं कैसे। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड स्टेज का जो एम्पलीफायर है लेट अस से उसको मैं एक लोड अज्यूम कर लेता हूँ फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर के रेस्पेक्ट टू। तो ये एक लोड है और ये जो लोड है डेफिनेटली सेकंड एम्पलीफायर जो है उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेट अस से वो RL है। ठीक है, तो ये वैल्यू मान लीजिए आपको दे रखी है 2.5 किलो ओम्स। ठीक है, और ये जो फर्स्ट एम्पलीफायर है जिसको मैंने सोर्स कंसीडर कर रखा है, इसका अपना आउटपुट रेजिस्टेंस है वो है आपका 40 किलो ओम्स। ठीक है, मान लीजिए
अब दोनों के दोनों रेजिस्टेंस काफ़ी डिफरेंट हैं, यानी इम्पीडेंस मिसमैच है। अगर इम्पीडेंस मिसमैच है तो डेफिनेटली लॉसेस भी होंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम इन दोनों डिफरेंट इम्पीडेंस जो हैं इसको मैच करा सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया आर नोट अपॉन आर एल अंडर द रूट दैट इज़ N1/N2। तो यहाँ से आप N1 और N2 की वैल्यू को निकाल सकते हो। N1/N2 दैट इज़ अंडर द रूट आर नोट 40 डिवाइडेड बाई 2.5। ये 8 से जाएगा और 8 का जो अंडर द रूट है वो क्या होगा दोस्तों, ये एक्चुअली 16 पे जाएगा। 16 का जो है वो आपका 4 होता है। इसका मतलब ये हुआ N1/N2 की जो वैल्यू है वो 4 है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो N1 है वो आपका 4 होगा और जो N2 है वो आपका 1 होगा। यानी आप एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे जिसकी प्राइमरी कोइल्स में 4 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और सेकेंडरी कोइल्स में सिर्फ 1 नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली इस फार्मूले के बेसिस पे आप इन दोनों अलग अलग स्टेजेस के जो रेजिस्टेंस थे या इम्पीडेंस थे उनको मैच करा सकते हैं और मैक्सिमम पावर इस सेक्शन से दूसरे स्टेज का जो एम्पलीफायर है वहाँ जा सकती है। तो इस टाइप से आपकी ट्रांसफॉर्मर कपलिंग काम करती है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि आपके दो डिफरेंट सर्किट डिफरेंट इम्पीडेंस के हैं, उसके बावजूद भी ट्रांसफॉर्मर कपलिंग की हेल्प से उस इम्पीडेंस को मैच किया जा सकता है ताकि मैक्सिमम पावर एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ ट्रांसफ़र की जा सके। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट आपको दिखता होगा। अगर आप सिर्फ 2 स्टेज का ही देखना चाहते हो तो यहाँ RC2 लगा के आप V0 वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। और अगर आप फर्दर मल्टीपल स्टेजेस के लिए ट्रांसफॉर्मर कपलिंग चाहते हैं तो ठीक वैसा ही एक ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे यूज़ करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है? तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो क्या है? इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है, तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफॉर्मर कपलिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा क्या एडवांटेज हो सकता है? दूसरा एडवांटेज आपको मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम पावर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे हो जाती है इस विद हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर इम्पीडेंस मैच होने के बाद, तो डेफिनेटली इसमें जो आपका गेन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी गेन में आपका कोई लॉस नहीं होगा, वेरी हाई गेन, राइट? ये है। अगर गेन बहुत ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जो आपके लॉसेस हैं वो आपके नहीं होंगे या बहुत कम होंगे। तो ये आपकी एडवांटेज बन जाती हैं। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर दोस्तों आपका एक बल्की डिवाइस होता है, यानी आपका काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग अगर हम यूज़ करेंगे तो जो साइज़ है वो काफ़ी बल्की होगा और साइज़ काफ़ी बल्की होगा, इसका मतलब ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो भी आपकी हाई होगी एज़ कम्पेयर टू RC कपलिंग एंड डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, और तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे इन ट्रांसफॉर्मर्स की कोयल की वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन हो सकता है, राइट? तो ये थे आपके कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग जो है वो मैंने विद हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल फ्रॉम द वेरी बेसिक्स पूरा एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका कोई लोड रेजिस्टेंस है तो उस लोड रेजिस्टेंस को हम ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी कॉइल्स पे रिफ्लेक्ट करा सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। और इसी बेसिस पे यहाँ जो सोर्स लिया था वो था आपका फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर जिसका आउटपुट रेजिस्टेंस R0 था, वो इस सोर्स का मान लिया था। RL जो था, मान लीजिए जो सेकंड स्टेज का एम्पलीफायर है वो उसका ओवरऑल इनपुट इम्पीडेंस है जिसको मैं RL कहता हूँ। क्यों? क्योंकि सेकंड एम्पलीफायर फर्स्ट एम्पलीफायर के लिए एक लोड की तरह काम करता है। तो इस तरीके से इन फार्मूलेज के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जितना मर्जी इम्पीडेंस मैच करा लो, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि N1 और N2 की वैल्यूज़ को क्या लो। याद रखें कि जैसे यहाँ पे N1/N2 आपका क्या है? 4 है। हो सकता है आप N2 को 2 लें तो N1 आपको 8 लेना पड़ेगा,
ठीक है। लेकिन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे आपका ट्रांसफॉर्मर उतना ही बल्कि और उतना ही कॉस्टली होता चला जाएगा। तो फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर इम्पीडेंस मैचिंग हो और कॉस्ट का ध्यान रखें तो आपको कम से कम नंबर ऑफ टर्न्स लेके इन कंडीशंस को फुलफिल करना है, जिससे आपकी मैक्सिमम पावर एक सर्किट से दूसरे सर्किट्स में ट्रांसफ़र हो सके और आपको अच्छा खासा गेन मिल सके। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफॉर्मर कपलिंग किस टाइप के एम्पलीफायर्स के लिए यूज़फुल होती है, तो वो यहाँ आप जरूर लिखेंगे कि इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर पावर एम्पलीफायर्स, राइट। तो ये था दोस्तों आपका ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। आई होप मल्टी स्टेज में जितने भी टाइप की कपलिंग होती है उन सबको हमने एक्सप्लेन कर लिया है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।